हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करें पार्ट सेकेंड शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से। और आज हमारे मृदा विज्ञान सॉइल साइंस से आज हमारी 5वीं क्लास है। और आज का हमारा पॉइंट है मृदा उर्वरकता और मृदा उत्पादकता, सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल फर्टिलिटी या सॉइल प्रोडक्टिविटी, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा उर्वरकता के बारे में। तो पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा तथा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप, उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरकता कहते हैं। तो पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप, उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरकता कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राकृतिक उर्वरकता, मृदा की प्रकृति के अनुसार पैदा होती है। तो प्राकृतिक उर्वरकता कैसे प्राप्त होती है? तो मृदा को प्रकृति के अनुसार पैदा होती है। अगली है उपार्जित उर्वरकता, जैसे खाद, उर्वरकों, भू परिष्करण क्रियाओं द्वारा तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरकता। तो प्राकृतिक तो मृदा की प्रकृति के अनुसार पैदा होती है, और उपार्जित उर्वरता कृत्रिम रूप से खाद, उर्वरकों, भू परिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली उर्वरता क्या कहलाती है? होती उपार्जित उर्वरता। अगला पॉइंट है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक में पैतृक पदार्थ, मृदा प्रदन, स्थलाकृति, मृदा की भौतिक दशा, मृदा आयु, मृदा प्रोफाइल की गहराई, जलवायु, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। तो प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाली? तो सबसे पहले प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक में पहला है पैतृक पदार्थ, दूसरा है मृदा प्रदन, तीसरा है स्थलाकृति, चौथा है मृदा की भौतिक दशा, पांचवा है मृदा आयु, छठा है मृदा प्रोफाइल की गहराई, और सातवां है जलवायु, आठवां है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। अब अगला हमारी प्रभावित करने वाले कारक है दूसरा कृत्रिम कारक। तो इसमें जलाक्रांति, मृदा पीएच, फसल प्रणाली, मृदा सूक्ष्मजीव, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, मृदा की जुताई की विधि व समय। तो कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं? पहला है जलाक्रांति, मृदा पीएच, फसल प्रणाली, मृदा सूक्ष्मजीव, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और मृदा की जुताई की विधि व समय। अगला एक नोट लगाकर पॉइंट लिखना है हमें। मृदा उर्वरता का विश्लेषण प्रयोगशाला में होता है। तो मृदा उर्वरता का हम परीक्षण कहाँ करते हैं? तो मृदा प्रयोगशाला में करते हैं। तो मृदा उर्वरता का विश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रयोगशाला में होता है, जबकि मृदा उत्पादकता का विश्लेषण खेत में होता है। हम मिट्टी की जांच कहाँ करते हैं? तो हम प्रयोगशाला में करते हैं। तभी तो हमें पता चलता है कि मृदा उर्वर है या नहीं है। और उत्पादकता तो हम खेत में पता चल जाती है कि अब की बार कितना उत्पादन हुआ, क्या हुआ, 1 हेक्टेयर में कितना आदि। इसलिए तो मृदा उर्वरता का विश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रयोगशाला में, जबकि मृदा उत्पादकता का विश्लेषण कहाँ होता है? तो खेत में होता है। अगला है हमारा मृदा उत्पादकता और सॉइल प्रोडक्टिविटी। मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसके प्रति हेक्टर पैदावार देने की क्षमता से। मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टर पैदावार देने की क्षमता से। इसको साधारण रुपए में या प्रति हेक्टर उपज के रूप में व्यक्त करते हैं। तो मृदा उत्पादकता को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो एक तो साधारण रुपए में या प्रति हेक्टर उपज के रूप में। तो मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसके प्रति हेक्टर पैदावार होने की क्षमता से है, और इसको साधारण रुपयों में या प्रति हेक्टर उपज के रूप में व्यक्त करते हैं। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है मृदा की भौतिक दशा। पहला कौन सा है? मृदा की भौतिक दशा। दूसरा है मृदा की स्थिति। तीसरा है मृदा उर्वरता, और चौथा है उत्पाद की मांग। पांचवा है यातायात के साधन। छठा है मौसम की प्रतिकूल दशा।
सातवां है जंगली जानवरों, कीट व बीमारियों से फसल नुकसान। तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो सबसे पहला है मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा। दूसरा है मृदा की स्थिति। तीसरी है मृदा उर्वरता। चौथा है उत्पाद की मांग। पांचवा है यातायात के साधन। छठा है मौसम की प्रतिकूल दशा। सातवां है जंगली जानवरों, कीट व बीमारियों से फसल नुकसान। अतः स्पष्ट है कि एक उत्पादक भूमि सदैव उर्वर होती है। इन सब बातों से हमें एक बात स्पष्ट होती है कि उत्पादक भूमि सदैव उर्वर होती है। अगर जो भूमि उर्वर होगी वो उत्पादक होगी, परंतु एक उर्वर भूमि सदैव उत्पादक हो ये आवश्यक नहीं। हाँ, लगभग स्पष्ट है कि उत्पादक भूमि उर्वर भूमि होती है। तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है मृदा की भौतिक दशा, मृदा की स्थिति, मृदा उर्वरता, उत्पाद की मांग, यातायात के साधन, मौसम की प्रतिकूल दशा, जंगली जानवरों, कीट व बीमारियों से फसल नुकसान। अब हम बात कर रहे थे, अतः स्पष्ट है कि एक उत्पादक भूमि सदैव उर्वर होती है। तो एक उत्पादक भूमि सदैव क्या होती है? उर्वर होती है। उर्वर भूमि ही उत्पादक भूमि होगी, परंतु एक उर्वर भूमि सदैव उत्पादक हो ये आवश्यक नहीं है। एक उत्पादक भूमि सदैव उर्वर होती है, परंतु एक उर्वर भूमि सदैव उत्पादक हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कभी कभी उर्वर भूमि में भी उत्पादन नहीं होता है। तो यह आवश्यक नहीं है कि उर्वर भूमि सदैव उत्पादक हो। हाँ, लगभग उत्पादक रहती है, लेकिन नहीं भी हो सकती है कभी कभी। तो क्या बात है, उत्पादक भूमि सदैव उर्वर होती है, परंतु एक उर्वर भूमि सदैव उत्पादक हो ये क्या है? आवश्यक नहीं है। और अब हमारा अगला पॉइंट है पीएच वैल्यू, पीएच मान। और पीएच वैल्यू की मापक इकाई है ग्राम आयन प्रति लीटर। मापक इकाई क्या है? ग्राम आयन प्रति लीटर। इसकी मापक इकाई है ग्राम आयन प्रति लीटर। किसी विलयन की अम्लता या सारता का माप क्या है? तो वो पीएच। किसी विलयन की अम्लता या सार्यता की जांच के लिए किसे जांच करते हैं? तो उसे पीएच मीटर से, और जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। किसी विलयन की अम्लता या सारता का माप किसे करते हैं? तो पीएच वैल्यू से करते हैं। पीएच शब्द एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच शब्द किसने दिया? तो एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में दिया। और पीएच को पीएच मीटर द्वारा नापा जाता है। तो पीएच को किसके द्वारा नापा जाता है? तो पीएच मीटर के द्वारा। इसमें H+ आयन व OH- आयन की सांद्रता होती है। जो मृदा में H+ आयनों की सक्रिय सांद्रता को मापता है। तो पीएच मीटर क्या है? तो मृदा में H+ आयनों की सक्रिय सांद्रता को मापता है। कौन मापता है? तो पीएच मीटर। तो पीएच को पीएच मीटर द्वारा मापा जाता है। पीएच की रेंज 0 से 14 होती है। पीएच की रेंज कितनी होती है? तो 0 से 14 होती है। यह 7 पर उदासीन होता है। ऐसे होती है पीएच स्केल। ये 0, ये 7, ये 14। 0 से 7 ये क्या होती है? अम्लीय होती है। और 7 से 14 ये क्षारीय होती है। क्या होती है? 7 से 0 क्या होती है? 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय, और 7 क्या होती है? उदासीन होती है। फसलों के लिए उपयुक्त पीएच मान 6 से 7.5 होता है। तो 6 किधर है? इधर है। और 7.5 किधर है? इधर है। तो इसके बीच में ये मान क्या है? फसलों के लिए उपयुक्त पीएच मान है 6 से 7.5। इधर है ये 6 और इधर है 0.5। तो 7.5 ये बीच क्या है? फसलों के लिए उपयुक्त पीएच मान है। उदासीन पीएच पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता सर्वाधिक होती है। वैसे उदासीन पीएच पर एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की उपलब्धता होती है, लेकिन हमें पूछे सर्वाधिक की, तो सर्वाधिक होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास की।
फास्फोरस की मात्रा इसकी तुलना में कम पाई जाती है। सर्वाधिक की बात करें तो किसकी पाई जाती है, तो वो है नाइट्रोजन और पोटास। उदासीन पेज पर सर्वाधिक उपलब्धता किसकी पाई जाती है, तो वो है नाइट्रोजन और पोटास। दो याद रखना है आपको, नाइट्रोजन और पोटास, फास्फोरस को याद नहीं रखना है। सर्वाधिक होती तो फास्फोरस की भी है, लेकिन सर्वाधिक किसकी होती है, तो है नाइट्रोजन और पोटास। हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लोंगेरेतम सक्रियता को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लोंगेरेतम सक्रियता को क्या कहते हैं, तो कहते हैं पीएच। पीएच बराबर लोंगेरेतम 1/H+। पीएच क्या होता है, इसका मान होता है लोंगेरेतम 1/H+। लोंगेरेतम 1+/H+। मृदा पीएच इकाई में परिवर्तन होने पर H+ व OH+ आयनों की सांद्रता में 10 गुना परिवर्तन होता है। तो मृदा पीएच इकाई में परिवर्तन होने पर H+ व OH- आयन की सांद्रता में 10 गुना परिवर्तन होता है। जैसे एक पीएच है वो जैसे 5 से 8 है, और अगर ये पीएच 8 से 5 हो गई तो इसकी सांद्रता में कितना परिवर्तन हो जाएगा, तो 10 गुना। कितना, तो हो जाएगा 10 गुना परिवर्तन। ये जैसे 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगला है पीएच मान पर पोषक तत्वों की उपलब्धता। तो पीएच मान और उपलब्ध तत्व, तो पीएच का मान 6 पॉइंट से अधिक होता है तो उस पर 4 तत्व होते हैं, एल्यूमिनियम और Fe आयरन में और मैंगनीज और जिंक। तो पीएच मान अगर 6 से अधिक है तो उस पर 4 उपतत्व उपलब्ध होते हैं। पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है Fe आयरन, तीसरा मैंगनीज और चौथा है जिंक। अगर हम बात करते हैं 6.0 से 6.5 पर, तो उस पर एक होता है फास्फोरस और एक होता है बोरॉन। फास्फोरस और बोरॉन कितना होता है, पीएच मान 6 से 6.5 पर कौन सा होता है, तो फास्फोरस और बोरॉन। और पहले हमने बात कर ली 6.5 से 7.5 पर कौन होता है, तो नाइट्रोजन और पोटास। नाइट्रोजन और पोटास जो 6.5 पर फास्फोरस भी होता है, लेकिन अगर सर्वाधिक पूछें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस सर्वाधिक इसी के बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर। तो नाइट्रोजन और पोटास कितने पीएच मान पर होते हैं, तो 6.5 से 7.5। अब बात करते हैं हम Ca कैल्शियम और MO मोलिब्डेनम के बारे में। तो अगर पीएच मान 7 पॉइंट से अधिक हो तो कौन सा तत्व उपलब्ध रहता है, तो कैल्शियम और मोलिब्डेनम। पीएच मान 6 से अधिक तो 4 तत्व, एल्यूमिनियम, Fe आयरन, मैंगनीज और जिंक। और अगर 6.0 से 6.5 हो तो P फास्फोरस और B बोरॉन। अगर 6.5 से 7.5 रहती है तो नाइट्रोजन और पोटास। अगर पीएच 7.5 से अधिक होती है तो कैल्शियम और मोलिब्डेनम। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी आज की हमारी मृदा विज्ञान सोयल साइंस से 5वीं क्लास। फिर मिलेंगे अपनी मृदा विज्ञान की अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों का थैंक यू, धन्यवाद।